आज के लेक्चर के अंतर्गत हम एथिक्स स्टार्ट करेंगे और एथिक्स में हम सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि आप सभी ने अगर एथिक्स पढ़ा हो या कहीं से भी पढ़ा हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम आपको एथिक्स स्टेप से समझा देंगे कि आपके माइंड में वो एक एक बारीक से पॉइंट तरीके से सेट हो जाएगा। राइट। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहेंगे कि एथिक्स जो पेपर होता है, राइट, तो आप कोई भी सिविल सर्विस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज में आप जानते हो कि एथिक्स बहुत ही मायने रखता है। ओके, क्योंकि एथिक्स जो होते हैं वो हमें समाज में रहन सहन या समाज में जिस प्रकार की सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं उनको समझने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग करने में, साथ ही साथ सामंजस्य स्थापित करने में बहुत ही भूमिका निभाता है। राइट। क्योंकि आप जानते हो कि हम जैसे समाज में अपना एक सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, तो मानव प्राणी होने के नाते हम जब समाज में जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसी फेसेस आते हैं जिसको हमें उचित ढंग से क्या करना होता है, उनको निस्तारण करना होता है। राइट। तो हमें उचित ढंग से कैसे निर्णय लें, उचित ढंग से कैसे उसको सामंजस्य को स्थापित करने का प्रयास करें, तो इस सभी में जो भूमिका निभाता है वो निभाता है एथिक्स। ओके, क्योंकि आप जानते हो कि समाज में जो भी गतिविधियाँ होती हैं, राइट, तो गतिविधियाँ जो होती हैं वो हमारे माइंड में जो भी जिस प्रकार की हमारे माइंड में एनालिसिस चीज़ें चलती हैं, राइट, निरंतर गतिविधियाँ माइंड में बहुत सारे ऐसे फैक्ट आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मनुष्य क्या करता है, अलग अलग तरीके से अपना कार्य विधि करता है, अलग अलग तरीके से डिसीजन लेता है। तो उन डिसीजन में आप जानते हो कि एथिक्स कितना मायने रखता है वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति की एजुकेशन पे। ओके, तो एथिक्स जो होता है वो बेसिकली आप देखोगे तो एक पॉलिसी के तरीके से काम करता है, राइट, एक आचरण के तरीके से काम करता है। तो वो डिपेंड ये करता है कि उस व्यक्ति ने एथिक्स के अंतर्गत कितना अपने आप को सामंजस्य स्थापित किया है। राइट। तो इसके लिए एथिक्स इंपॉर्टेंट होता है। एथिक्स हमको जागरूक कराता है, एथिक्स हमको नैतिक जीवन में बहुत सारे निर्णय लेने हमें भूमिका निभाता है, साथ ही साथ हमें जागृत कराता है कि हम अपने जीवन में कैसे अपने जीवन को एक स्थायित्व प्राप्त करते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ सकें। राइट। यही चीज़ें होती हैं कि हर व्यक्ति जो होता है वो बेसिकली एक इथिकल की तरीके से काम नहीं कर पाता है, राइट, लेकिन उसके अंतर्गत कार्य करने की जो क्षमताएं हैं, उसके अंतर्गत कैपेबल चीज़ें जो दी गई हैं, जो नेचुरली चीज़ें हैं, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो व्यक्ति वो समझ सकता है। ओके, वो कर सकता है। लेकिन आप जानते हो कि हमें अपने समाज में कुछ आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होता है, तो उसके लिए जो मेन करता होता है वो होता है एथिक्स। लेकिन मनुष्य करता जरूर है, लेकिन मनुष्य के अंतर्गत वो चीज़ें नैतिक गतिविधियाँ होनी चाहिए ताकि वो कोई भी निर्णय अगर लेता है तो उस निर्णय के अंतर्गत एथिक्स कितना इंप्रूवमेंट होता है। राइट। तो आप जानते हो कि इसीलिए जो सिविल सर्वेंट होते हैं या जो अधिकारी बनते हैं उन्हें देश की सेवा करनी होती है, तो देश की प्रत्येक जनता से, प्रत्येक बच्चे से उनको का कर्तव्य बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर एक प्राणी को देखते हुए अपना कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा तरीके से काम करें। राइट। तो ये चीज़ें जो है कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, ये बेसिकली देखे जाएं तो ये एक नीति शास्त्र के ही तो हिस्सा माने जाते हैं। राइट। क्योंकि ये एक प्रकार के मूल्य होते हैं। तो मूल्य जो होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं, जो हमारे जीवन बहुत सारे आपने परिकल्पनाएं देखी हों या हमारे समाज में जो भी गतिविधियां आपने देखी हों, राइट, चाहे वो बाहरी हों चाहे आंतरिक हों, तो उनमें जो भी निर्णय लेते हैं तो उसके आधार पर आप जानते हो कि जो मूल्य होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपने कहाँ तक वो चीज़ को डिस्क्राइब किया है। राइट। तो आप एक चीज़ ये समझिए कि जो एथिक्स है, राइट, तो एथिक्स जो होता है वो बेसिकली हम इसे कह सकते हैं नीति शास्त्र। राइट, इसे हम कहते हैं नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र में आप जानते हो सबसे पहले जो वर्ड छिपा होता है वो नीति छिपा होता है। तो नीति का मतलब क्या है, और बेसिकली आप जानते हो कि अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो, राइट, नीति को अगर समझ लेते हो तो ये जो शास्त्र है वो बेसिकली देखा जाए तो एक संग्रह होता है। शास्त्र कुछ नहीं है,
एक डाटा का संग्रह होता है जहां पर बहुत सारी जीवन से जुड़ी हुई या जीवन या उस क्षेत्र में जो भी उसमें बहुत सारा संग्रह दिया गया है, डाटा दिया गया है, वो डाटा जो होता है एक बेसिकली देखा जाए पॉइंट टू पॉइंट या नॉलेज बेस पे डिपेंड होता है, राइट। जो जीवन में मनुष्य के आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों को ध्यान में रखते हुए वो संग्रहण किया जाता है, राइट। तो वही एक प्रकार का शास्त्र हो जाता है। तो आप जानते हो कि वही में आप अगर नीति की बात करते हैं तो नीति जो है एक प्रकार का शास्त्र ही है, राइट। एक प्रकार का शास्त्र है जो मनुष्य के सामाजिक जीवन में जो भी गतिविधियां हैं या वो जिस प्रकार से अपने कार्य करने की क्षमता रखता है उस चीज को समझने की एवं अंडरस्टैंडिंग करने की जो प्रोसेस होती है वो नीति हमको सिखाती है, राइट। तो नीति जो है हम जानते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो समाज में हर व्यक्ति से हमें को मिलना होता है, राइट। तो वो व्यक्तियों से मिलना है तो उनसे कैसा व्यवहार रखना है, कैसे अपने आप को उनसे कार्य कराने हैं या किस प्रकार से उनके अपनी बात को रखना है या उनसे अपनी बात को एनालिसिस करना है, ये सभी जो प्रोसेसिंग है, राइट, ये बेसिकली एक नीति के अंतर्गत ही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो नीति जो है वो कोई एक विचारधारा तरीके से कार्य नहीं करती है, वो बेसिकली हमारे आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। लेकिन हम विचारधारा आप बोल सकते हैं, लेकिन विचार करना और उस पर निर्णय लेना ये एक प्रकार से जो सकारात्मक पॉइंट होते हैं जो बेसिकली हमारी नीति को क्या करते हैं, सकारात्मक की ओर ले जाते हैं। ओके, तो ये चीजें समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो वर्ड दिया जाता है नीति, ओके, तो इस नीति को सबसे पहले आपको समझना है, समझ रहे हो? इस नीति को आपको सबसे पहले समझना है कि ये एक्चुअली में होती क्या है। तो आप देखोगे ये जो नीति है, राइट, इस नीति का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से आप देखोगे आचरण से रिलेटेड होती है। ये किससे होती है? आचरण से। तो ये आचरण आपके अंदर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये चीज़ें हम आपको बाद में डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन आप जानते हो ये जो मनोरल है या आचरण है, राइट, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये नियामकी तरीके से काम करता है। नियामकी मतलब देखा जाए तो ये मनुष्य के जो आंतरिक आचरण होते हैं, जो उनका एक व्यवहार होता है दूसरे के प्रति, ओके, तो वो व्यवहार जो है कितना सकारात्मक है, कितना नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, आगे एक निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई सा भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन निर्णय आप तभी लोगे जब उस पर कोई ना कोई प्रोसेस हुआ हो या कोई पर्पज के अकॉर्डिंग रहा हो या कोई ऐसी क्रिया विधि की गई हो जहां पर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, निर्णय कब लेते हैं या फैसला लेते हैं। तो वो बेसिकली जो होता है निर्णय होता है, वो डिपेंड ये करता है कि आपने जो निर्णय लिया है वो कितना उचित है, कितना अनुचित है, राइट। लेकिन उचित अनुचित आप तभी उस पर डिस्क्राइब कर पाओगे जब तक आपके अंदर वो चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे आचरण है, राइट, तो आचरण जो होता है बेसिकली मनुष्य के एक अंतर्जात को वो प्रदर्शित करता है, राइट। जैसे आप जानते हो कि अगर आप एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है या वो समानता देखा जाए तो सामाजिक जीवन में वो किस प्रकार का आचरण रखता है, राइट, तो वो प्रोसेस है, वो एक आचरण को प्रदर्शित करता है। तो बेसिकली आप देखोगे कि वो जीवन में जो भी निर्णय लेगा वो आचरण डिपेंड पे लेगा, जो भी वो कार्य करेगा तो वो उसके आचरण कितने जागरूक हैं, कितना वो उसने अपने आप को एजुकेटेड किया है, कितना अपने आप को मेहनत किया है, या उसकी विचारधाराएं कैसी हैं, आंतरिक हो सकती नेचुरली या उसने कहीं से सृजन की हो। तो इस बेसिस पे आचरण जो होता है वो डिपेंड कर लेता है, राइट। तो आप यहाँ एक चीज ध्यान से सुनिए कि जो नीति जो होती है वो बेसिकली अगर आप डिस्क्राइब करना चाहोगे तो ये जो डिस्क्राइब तभी होगी जब आपके अंदर कोई भी कार्य करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक आचरण का व्यवहार होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये जो नीति है, नीति जो है ये एक प्रकार का देखा जाए तो एक नियामकीय चीज होती है, नियामकी व्यवस्था या हम कह सकते हैं एक नियामकी विज्ञान टाइप की होती है। तो नियामकी विज्ञान में आप देखोगे तो मनुष्य के जो सामाजिक जीवन में जो भी वो कर्तव्य करता है या जो कार्य करता है तो उस कार्य करने की एक एबिलिटी होती है, राइट।
तो उस एबिलिटी के बेसिस पर वो बहुत सारे कार्य करता है, आंतरिक कार्य करता है, बाहरी कार्य करता है। लेकिन आंतरिक या बाहरी जो भी वो कार्य कर रहा है तो उसके लिए एक डिसीजन मेकिंग होता है, राइट। तो उस मेकिंग के लिए आप जानते हो कि आपके अंदर एक आचरण होना आवश्यक है, राइट। तो वो आचरण जो होता है वो मनुष्य के जीवन को एक सार्वजनिक तत्व या एक व्यक्तिगत हित या सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए वो करता है, ओके। तो ये आचरण जो है एक देखा जाए तो एक प्रोसेसिंग है, या ये आप कह सकते हैं कि एक आचरण एक अंतर्जात एक मूल्य होता है जो देखा जाए मनुष्य को एक अच्छे जीवन में व्यतीत करने के लिए, अच्छे जीवन में आगे सर्वाइव करने के लिए हमको क्या करता है, वो सहायता प्रदान करता है, ओके। तो आप देखोगे तो यहाँ पर पहले समझिए नीति शास्त्र, और नीति को पहले समझ लीजिए। तो नीति आप अगर देखोगे, ओके, तो नीति का मतलब होता क्या है और नीति का आशय क्या होता है, ये नीति का आशय क्या होता है, लेकिन ये डिपेंड करती तो हमारे आचरण पे है। लेकिन आप जानते हो कि नीति जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जीवन में किसी भी तरीके से कोई भी निर्णय को या कोई भी फैसले को ले जाने का कार्य करती है। लेकिन उस चीज को कैसे ले जाना है, क्यों ले जाना है, तो उस पर हमारा जो डिपेंड करेगा वो हमारे जो भी निर्णय होते हैं या जो हमारे फैसले होते हैं, इस विषय को समझना इंपॉर्टेंट पड़ता है, राइट। तो आप देखोगे ये नीति का जो मुख्य आशय होता है वो होता है ले जाना। तो ले जाना का मतलब क्या हुआ, एक चीज मुझे ये बताओ, ले जाने का मतलब क्या हुआ। तो आप देखोगे, एक मिनट, तो ले जाना जैसे आप जानते हो कि ले जाना, तो ले जाना किसे ले जाओगे, राइट, ले किसे जाओगे, या मार्गदर्शन करना भी इसे बोलते हैं, मार्गदर्शन करना या ले जाना। तो यहाँ ले किसे जाना है, मुझे एक बात आप ये समझिए कि यहाँ पे ले किसे जाना है। तो आप एक चीज समझो कि ले जाने का मतलब ये होता है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में जो व्यवहार करता है, जो विचार करता है, जो भी वो अपने जीवन में क्रियाकलाप करता है या वो एक्टिविटी इस प्रकार की करता है, दूसरे के प्रति करता है, तो आप देखोगे कि उस चीज को हमें ले जाना होता है, राइट। एक मिनट, ठीक है, तो ले जाना होता है। अब बात ये आ जाती है कि हम ले किसे जाएंगे। तो आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, राइट। गतिविधियां मतलब क्या है, एक व्यवहार टाइप का, राइट। अब वो व्यवहार एक पर्सन से दूसरे पर्सन के प्रति कितना नैतिक युक्त है या नैतिक विहीन, ये चीजें देखी जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है उसके आचरण पे, राइट। इस पे डिपेंड करता है आचरण पे। तो हम जो भी ले जाएंगे तो वो कहाँ क्या ले जाएंगे, मानव की जो आचरण होते हैं, जो मनुष्य के आचरण है, राइट। हम उन आचरणों को क्या करते हैं, एक इस जगह पे ले जाएंगे, ऐसे स्थान पे ले जाएंगे जहां पे वो अपना एक कर्तव्य तरीके से पालन कर सके, ओके। कर्तव्य तरीके से पालन करने का मतलब ये होता है कि अगर आप में कोई भी कर्तव्य निष्ठा है या कर्तव्य परायणता है, तो उस व्यवहारात्मक व्यवहार के आधार पर, ठीक है, तो वो कर्तव्य जो होता है वो डिपेंड कर लेता है, ओके। तो वो कर्तव्य जो है, इस कर्तव्य को हमें जब वहां ले जाएंगे, उस कर्तव्य में हम ले जाएंगे, तो वो ये चीज डिपेंड करेगा कि जो आचरण आपने किया है, जो भी आपने व्यवहार किया है, जो आपका आचरण रहा है, उस आचरण को हम कहाँ ले जाएंगे, कर्तव्य के पथ पर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, कर्तव्य के पथ पर ले जाएंगे। तो आप एक चीज यहाँ क्लियर कट कर लीजिए कि जो भी हमारे आचरण हैं, ओके, जो हमारे सामाजिक जीवन में जो आचरण रहे हैं, उन आचरणों को हम क्या करेंगे, कर्तव्य के पथ पर ले जाएंगे। समझ रहे हो, तो हम कर्तव्य के पथ पर ले जाएंगे, जो भी हमारे आचरण हैं तो उनको हम कर्तव्य के पथ पर ले जाएंगे। तो आप देखोगे तो ले जाना, राइट। अब किसे ले जाना है, ठीक। तो अब बात ये आती है कि किसे ले जाना है, तो ले किसे जाना है, तो वो आप देखोगे, वो ले जाना है आपको
एक मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट वेट करो, सिस्टम में थोड़ा मिस्टेक आ रही। जस्ट वेट मिनट वेट करो। चलो, तो ले जाना है, ठीक है। तो किसे ले जाना है? आचरण को। और ये आचरण किसके हैं? आचरण आप जानते हैं ये मनुष्य के होते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना एक बात, जो नीति शास्त्र होता है वो बेसिकली जो बना है, राइट, वो मनुष्य के ही लिया, क्योंकि मनुष्य अगर आप देखोगे तो नीति शास्त्र का मतलब होता है कि सामाजिक जीवन में जो भी प्रत्येक मनुष्य है अपने जीवन में जो भी सामाजिक गतिविधियां कर रहा है, राइट, तो वो जो गतिविधियां हैं वो बेसिकली अगर आप देखोगे वो उचित हैं अनुचित हैं इस चीज को डिस्क्राइब करता है। ओके, तो नीति शास्त्र क्या है? वो एक्चुअली देखा जाए तो सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा जो प्रत्येक व्यक्ति है, ओके, तो उसके बहुत सारे अपने आचरण होते हैं, बहुत सारे उसके ऐच्छिक कर्म होते हैं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं, जैसे ऐच्छिक कर्म का मतलब ये होता है कि कुछ कर्म जो मनुष्य करता है अपने सामाजिक जीवन में, जो कर्म करता है जो नीति शास्त्र की दृष्टि से वो उचित है, ओके, नीति शास्त्र की दृष्टि से उचित है। जैसे ऐच्छिक कर्म क्या है? जैसे धर्म, कर्तव्य, ठीक है, धर्म करता है, धर्म का पालन करता है, कर्तव्य करता है, ठीक है, अपने जीवन में वो मनुष्य के साथ एक सकारात्मक व्यवहार करता है। तो ये बेसिकली देखे जाएं तो उस मनुष्य के एक ऐच्छिक कर्म होते हैं, ओके। तो इस कर्मों में कुछ उसके जो मानदंड हुए, मानदंड, जैसे मानदंड का मतलब होता है कि जैसे वो अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहा है, राइट, तो उन कर्म को निर्धारण करने वाले कुछ मानदंड होते हैं, ओके, तो उनको भी देखा जाए। साथ ही साथ सिद्धांत होते हैं, उनकी थ्योरेटिकल चीजें होती हैं, तो इनका जो आधार है, ठीक है, चाहे ऐच्छिक कर्म हो, चाहे मानदंड हो, चाहे वो सिद्धांत हो, इनका जो भी एक आधार होता है तो उन आधार को उचित एवं अनुचित ढंग से वो क्या किया जाता है, इस नीति शास्त्र में निर्धारण किया जाता है, राइट, तो उसका डिफाइन किया जाता है ताकि क्या हो सके कि व्यक्ति अपने सामाजिक हित में व्यक्तिगत जीवन व्यतीत कर सके, साथ ही साथ सार्वजनिक हित को भी ध्यान में रखते हुए अपनी कर्तव्य पालन से वो कार्य कर सके ताकि स्वयं का हित हो सके और सामाजिक हित हो सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्वार्थ का कोई भी पुष्टि की जा रही हो, यहाँ स्वार्थ जैसी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, यानी व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ सार्वजनिक होना चाहिए। सार्वजनिक अगर हित है तो अगर सार्वजनिक हित में सभी मनुष्य सुखी हैं तो व्यक्तिगत हित में स्वयं सुखी तभी हो पाओगे, ठीक है। लेकिन आज का समाज कुछ क्रूरतावादी समाज है तो वो केवल व्यक्तिगत हित देखता है, सामाजिक हित नहीं देखता है। इसलिए नीति शास्त्र हमको व्यक्तिगत हित के साथ साथ सामाजिक हित को ज्यादा प्राथमिकता देता है, राइट, ज्यादा प्राथमिकता देता है, ज्यादा मान्यता देता है। सामाजिक हित इंपॉर्टेंट होते हैं व्यक्तिगत हित से, ओके। तो सामाजिक हित जो होते हैं वो बेसिकली देखे जाए, सामाजिक हित में बहुत सारे हित आ जाते हैं, जैसे दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा करना है, दूसरे के प्रति अगर वो भूखा है तो उसे खाना खिलाना है, अगर वो व्यक्ति किसी सड़क पे पड़ा है तो उसे उठाना है, राइट। ये बहुत सारे सामाजिक हित हैं, बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे फेसेस करने पड़ेंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए में काम करना होता है। तो हमें सामाजिक हित को एक प्रकार से एक मूल्य होता है, सामाजिक हित हमारे एक प्रकार के सामाजिक मूल्य होते हैं, वो सामाजिक हित के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप इसी प्रकार से देखिएगा कि हमारा जो भी हम
अपने जीवन में सर्वाइव करते हैं, चाहे व्यक्तिगत हित हों या सामाजिक हित हों, उन सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ताकि क्या हो सके, सामाजिक हित का भी सुख हो सके और हमारा व्यक्तिगत सुख भी हो सके, राइट। तो इसीलिए ये नीति शास्त्र यही हमको सिखाता है कि अगर व्यक्ति कोई भी सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई व्यक्ति समाज में जी रहा है तो उसका एक सामाजिक जीवन है, तो वो अपने कहीं ना कहीं फैमिली में रहता होगा या कहीं ना कहीं अगर वो सिंगल भी है तो वो दूसरे लोगों से कभी कभी ना बातचीत करता होगा। तो बातचीत करने का एक सकारात्मक पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो है कैसा है, आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, तो ये चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही हैं, जो अंदर अंदर आप देख रहे हो, ये इसके क्या है, एक ऐच्छिक कर्म होते हैं। अब उसका कर्तव्य क्या है, उसका वो अनुपालन किस टाइप का है, तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये इसके ऐच्छिक कर्म है। ओके, तो यही मानदंड और सिद्धांत के आधार पर हम क्या करते हैं, उचित एवं अनुचित क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, ताकि व्यक्तिगत क्या कर सकें, व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन का सामंजस्य स्थापित हो सके, साथ ही साथ समाज का हित हो, समाज सुखी रहे और हम भी सुखी रहें। यही नीति शास्त्र होता है, राइट। तो अब नीति शास्त्र की तो डेफिनेशन हमने समझ ली, लेकिन नीति शास्त्र में जो नीति है, तो नीति का मतलब ही ये होता है कि ले जाना या मार्गदर्शन करना, राइट। तो नीति के मतलब ले जाना, किसी ले जाना है, आचरण को ले जाना है। अब आचरण को कैसे ले जाएंगे, एक बात मुझे ये बताइए कि नीति का मतलब स्पष्ट लैंग्वेज उसमें लिखा गया है शास्त्र में कि नीति का मतलब होता है मार्गदर्शन देना या मार्गदर्शन करना, या उसका मतलब होता है ले जाना, राइट। अब ले क्या जाएंगे, तो वो मैंने आपको बताया आचरण को ले जाएंगे, राइट। आचरण बेसिकली क्या है, आचरण आप देखोगे कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो एक मूल्य टाइप का होता है, राइट, जो निरंतर हमें क्या करते हैं, ऐच्छिक कर्म जब हम निरंतर करते रहते हैं, राइट। जब ऐच्छिक कर्म निरंतर करते रहते हैं तो वही ऐच्छिक कर्म जो होते हैं वो करने का, निर्धारण करने का जो मूल्य होता है वही आचरण होता है, राइट। क्या होता है आचरण, एक प्रकार से हम निरंतर जो ऐच्छिक कर्म कर रहे हैं, राइट, तो उन ऐच्छिक कर्म के पीछे जो मूल्य छिपा होता है वो आचरण होता है। क्योंकि हमारे अंदर अगर आचरण नहीं है तो हम ऐच्छिक कर्म नहीं कर सकते हैं, ओके। क्योंकि ऐच्छिक कर्म करने के लिए हमें सकारात्मक बुद्धि होनी चाहिए, और सकारात्मक चीजें तभी आ सकती हैं जब हमारे अंदर सोचने की, समझने की, अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप है, ठीक है। तो वो चीजें जो हैं एक्चुअली में हमको सिखाती कौन है, आचरण। तो आचरण जब आपके अंदर है, व्यवहार करने का आचरण है, दूसरे के साथ अनुपालन करने का आचरण है, तो वही आचरण हमको क्या सिखाएगा, वो सिखाएगा हमको ऐच्छिक कर्म। तो ऐच्छिक कर्म जो होते हैं वो डिपेंड किस पे होते हैं, मनुष्य के आचरण पे। और आचरण तभी जागृत हो सकता है जब हम समाज में रहेंगे या समाज के साथ अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे। आचरण भी अगर आप देखा जाए तो ये सृजित होता है, ऐसी बात नहीं है कि आप जन्मजात है, ठीक है। मनुष्य जन्मजात हर चीजें नहीं सीख के आता है, ओके। आचरण जो है वो बेसिकली आप देखोगे तो एक सृजित करने का, एक सृजित तरीके से किया जाता है, राइट। तो सृजित का मतलब जैसे आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, जब बच्चे होते हैं तो बच्चे से अपने माता पिता से आचरण सीखते हैं, माता पिता हमें संस्कार सिखाते हैं, माता पिता हमें बहुत सारी समाज में रहने सहने की, बोलने की, तरक्की करने की, हर तरीके का हमका व्यवहार करने का, हर तरीके का हमें विचार करने का वो क्या करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, ओके। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें क्या मिलता है, एक कल्पना ही नहीं मिलती है हमको, एक समाज में रहने के लिए, हमें समाज में लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए हमें आचरण मिलता है। क्या मिलता है, हमें आचरण मिलता है। तो वो बेसिकली आचरण जो है ये क्या है, एक आंतरिक भावना है, राइट। लेकिन ये आंतरिक भावना तभी जागृत हो सकती है जब आप समाज में रहेंगे, ओके। अगर आप अकेले कहीं जीवन व्यतीत कर रहे हैं या कहीं आप झोपड़ी में रह रहे हैं तो आप समाज के साथ नहीं रह सकते हो, तो आपके अंदर आचरण डेवलप नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो आचरण जो होता है हमें व्यवहार की तरफ ले जाता है, और व्यवहार तभी हो सकता है जब आप लोगों के साथ रहेंगे या लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, उनके साथ अपना बातचीत करेंगे। अब उससे साथ किस प्रकार का अपना व्यवहारात्मक रवैया रहता है या सोचने विचार उनके प्रति कितना आपकी सत्यनिष्ठा रहती है या बात करने का तरीका रहता है, वो जो डिपेंड करेगा वो हमारे आचरण पे होता है, राइट, हमारा व्यवहार पे रहता है। तो आचरण जो चीज है वो एक सृजित करने की तरह की होती है, जो हम धीरे धीरे अपने माता पिता से, शिक्षा के माध्यम से या हम एजुकेशन या पढ़ाई के माध्यम से हम सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। तो
तो यही चीज है कि हमें आचरण जो है, यही जो आचरण है, ये बेसिकली आप देखोगे कि मनुष्य जब निरंतर ऐच्छिक कर्म करता है, राइट, ऐच्छिक कर्म करता है, तो ऐच्छिक कर्म करने से आप जानते हो कि वो व्यक्ति जो है स्वयं में एक कर्तव्य पद पर काम करने लगता है। ओके, तो आप जानते हो कि यही आचरण जो है वो हमको सिखाता है कि हमें कैसे काम करना है, राइट, कैसे विचार करना, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है। अगर आपके अंदर आचरण है तभी आप व्यवहार कर पाओगे, आचरण नहीं है तो आप दूसरे के साथ सकारात्मक व्यवहार नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मिसबिहेवियर करोगे तो इससे क्या होगा कि हमारे समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे समाज में भरे पड़े हैं। तो इसके लिए आप जानते हो कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं जो दुर्व्यवहार करते हैं, दुराचरण करते हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। भले ही उनके अंदर एक स्वतंत्रता दी है, फ्रीडम हर व्यक्ति को दी गई है, लेकिन उस फ्रीडम का ऐसा भी व्यवहार मत कीजिए ताकि आपके आचरण पे प्रभाव पड़े, राइट। आचरण समाज को बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। जैसे एग्जाम्पल में अभी बहुत सारे आप देखेंगे कि एसडीएम का देख लो, ज्योति मौर्य का आपने एग्जाम्पल देखा था, तो उनका आचरण जो था वो फ्रीडम के अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी अपना व्यवहार अपनाया ठीक था, लेकिन वो समाज के हित के लिए वो ठीक नहीं था, क्योंकि समाज पे उसका कितना ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा। इससे क्या है कि उसके आचरण पे, उसके व्यवहार पे, उसके आचरण पे एक सीधा धब्बा लगा जाके। क्यों? क्योंकि उसका आचरण गलत तरीके से ले गया, जबकि उसने एथिक्स पढ़ा था। भली फ्रीडम है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ें जब खुल के समाज में आ जाती हैं तो इससे हमारे आचरण पे धब्बा बैठता है, धब्बा लगता है, तो ये हमारा आचरण जो होता है एकदम पानी के तरीके से खराब हो जाता है। तो आप एक चीज यही देखिए कि हमें नीति जो है हमको यही सिखाती है कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य करने से पहले हमें सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिए। ओके, तो अब यही चीजें हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ले जाना होता है, किसे ले जाना होता है, आचरण को, क्योंकि सबसे पहले आपका आचरण देखा जाएगा। ओके, तो इसको ले जाना है। अब इसे ले कहां जाना है, कहां ले जाना है, कहां ले जाना है, तो ये ले जाना है कर्तव्य के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर। यानी कि हम आचरण, अगर हम आचरण को ले जा रहे हैं, ओके, तो वो कर्तव्य के पथ पर, यानी कि कर्तव्य का पथ का मतलब क्या होता है कि हम निरंतर क्या करते हैं, कर्म करते हैं, ऐच्छिक कर्म करते हैं, राइट। तो ऐच्छिक कर्म अगर हम करते जा रहे हैं तो वो बेसिकली क्या है, वो एक प्रकार का हमारा कर्तव्य है, राइट। क्योंकि आप जानते हो कि ऐच्छिक कर्म जो होते हैं, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो हमें सीखने नहीं पड़ते हैं, ठीक है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमको सीखने भी पड़ते हैं समाज से, कुछ ऐसे होते हैं जो सीखने नहीं पड़ते हैं, जन्मजात भी हो सकते हैं। बहुत सारे कर्म आपको हम आगे बताएंगे। तो आप देखोगे इन सभी को आप देखोगे कि हम इन्हीं कर्मों के आधार पर, आचरण के आधार पर, आचरण पे डिपेंड कौन होता है, कर्म होते हैं। तो बेसिकली जब हम आचरण को कर्तव्य पथ पे ले जाएंगे, राइट, तो हमें निरंतर क्या मिलेगा, एक ऐच्छिक कर्म करने की तरक्की मिलेगी, ऐच्छिक कर्म करने का व्यवहार मिलेगा। ओके, तो आप एक चीज समझिए कि आचरण जो होता है जब हम इसको ले जाते हैं कर्तव्य के पथ पर, कहां ले जाएंगे, कर्तव्य के पथ पर। कर्तव्य का पथ आप जानते हो कौन सा पथ होता है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो पथ है, राइट, ये जो कर्तव्य का पथ है, ये बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे समाज को हित को पहचानता है, ये सामाजिक हित के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप कर्तव्य से काम करते हैं, कर्तव्य के हित से काम करते हैं, तो बेसिकली समाज का हित इसमें छिपा होता है, राइट। अगर आप थोड़ी भी क्रूरता कर देते हैं, कर्तव्य के पथ पे अगर आप काम नहीं करते हैं, तो इस पे समाज पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है और समाज बिखर भी सकता है। ऐसी बात नहीं कि बिखरता नहीं, बिखर भी सकता है। तो इसको कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे इसको मैनेज करना है, तो सबसे पहले हमें अपने कर्तव्य के पथ को सुधारना पड़ेगा। और उसको सुधार तभी सकते हो जब आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका रवैया अगर ठीक होगा, तभी आप कर्तव्य के पथ पे जा सकते हो, राइट। तो आचरण को हमें कहाँ ले जाना है, कर्तव्य के पथ पे ले जाना है, राइट। और कर्तव्य का पथ कौन सा पथ होता है, एक सामाजिक हित का पथ होता है, एक धार्मिक हित का पथ होता है, राइट, एक हमारे नैतिकता युक्त का पथ होता है, एक विचार करने युक्त का पथ होता है, एक समाज में रहने का, एक समाज में, देश में जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको जो भी कर्तव्य दिए गए उस कर्तव्य पे चलने का उसका एक पथ होता है। बहुत सारे आप देखेंगे अलग अलग इसके
सेगमेंट निकल के आएंगे, तो उस बेसिस पे आप देखोगे कि कर्तव्य का जो पथ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक हित छिपा होता है। राइट, अगर आपका कर्तव्य का पथ है अगर गलत है तो सार्वजनिक हित कभी हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस पे रिलेटेड बहुत सारे विचारक रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, उस पर हम बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे कर्तव्य का पथ हम पढ़ा नहीं रहे हैं। बेसिकली हम नीति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, तो फर्स्ट लेक्चर है, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले नीति को ही समझेंगे। कहाँ ले जाएंगे? कर्तव्य के पथ पर ले जाएंगे। अब क्यों ले जाएंगे ये मुझे बताओ, हम कर्तव्य के पथ पर आचरण को क्यों ले जाएं? मेरा सबसे पहले अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम अगर आचरण को कर्तव्य के पथ पे ले जा रहे हैं तो क्यों ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, क्यों ले जाना है? ठीक है, क्यों ले जाने से पहले हम ये चीजें समझें कि हमें कैसे ले जाना है, कर्तव्य के पथ को कैसे ले जाना है। तो उचित एवं अनुचित ज्ञान के माध्यम से। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर हम आचरण को ले जा रहे हैं तो वो आचरण उचित के ही माध्यम से जाए। यहाँ उचित एवं अनुचित दोनों को डिस्क्राइब किया गया नीति शास्त्र के अंतर्गत। तो आप एक चीज देखिएगा कि हम इस आचरण को अगर हम कर्तव्य के माध्यम से ले जा रहे, कर्तव्य के पथ पर ले जा रहे हैं, तो कैसे ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं? तो वो हमारे उचित एवं अनुचित तरीके से, उचित और अनुचित ढंग से हम क्या करते हैं, एक ज्ञान के माध्यम से। राइट, उचित ज्ञान अनुचित ज्ञान, ओके, तो हम उस पे ले जाते हैं। लेकिन आप जानते हो उचित अनुचित दोनों को वर्णनात्मक तरीके से अध्ययन उसमें किया गया है, लेकिन आप देखोगे कि अनुचित ज्ञान और उचित ज्ञान में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। अनुचित ज्ञान क्या होता है, उचित ज्ञान क्या है? उचित ज्ञान एक ये ज्ञान होता है कि अगर हमने कोई कर्तव्य तरीके से, अगर मैंने एक देखा जाए तो कंसंट्रेशन तरीके से मैंने कोई ज्ञान लिया है, या मैंने धार्मिक प्रवृत्ति के तरीके से कोई ज्ञान लिया है, या मैंने कर्तव्य तरीके से ज्ञान लिया है, मैंने किसी को बिना परेशान किए हुए मैंने कोई ज्ञान लिया है, तो ये हमारा एक उचित ज्ञान हो जाता है। एक अनुचित ज्ञान क्या होता है कि अनुचित ज्ञान एक प्रकार का ऐसा ज्ञान है जो हमने जबरन कोई चीज़ ग्रहण की, जबरन हर तरीके से उसको ठेस पहुंचा करके हमने उस चीज़ को प्राप्त किया हो, या दुष्प्रभाव उसका समाज में जा रहा हो, उससे हमने ज्ञान, उससे हमें उस ज्ञान, वो ज्ञान हमारे पास हो, तो ये अनुचित ज्ञान है। राइट, ज्ञान का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो नॉलेज है वो एक प्रकार का ज्ञान है। राइट, लेकिन वो नॉलेज जो है वो नॉलेज जो है आप कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो, वो नॉलेज उचित आप समाज में ले जा रहे हो कि अनुचित उस समाज में ले जा रहे हो, तो वो ही तो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि हम जो नीति को ले जा रहे हैं वो कैसे ले जा रहे हैं, उचित एवं अनुचित ढंग से, उचित एवं अनुचित ज्ञान के माध्यम से। अब वो उचित भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है, ओके, लेकिन वो कर्तव्य पथ पे तो ले जा रहे, कैसे ले जा रहे हैं, उचित एवं अनुचित ज्ञान के माध्यम से। और क्यों ले जा रहे हैं, एक बात मुझे ये बताइए, क्यों ले जा रहे हैं, हम क्यों ले जाएंगे? आपका जो आचरण है, मुझे एक बात दिमाग से खोल से सुन लो, हम आचरण जो होता है ये मनुष्य का एक आचरण जो सृजित तरीके से हम धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होते जाते हैं तो हमको समाज में सीखने को मिल जाता है, शिक्षा के माध्यम से सीखने को मिल जाता है, माता पिता का आशीर्वाद से हमें सीखने को मिल जाता है। माता पिता में शुरू से ही बचपन से ही सिखाते हैं, वो चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, सीखने को मिल जाती हैं। तो आप देखोगे कि आचरण जो हमको मिला है, राइट, अब इस आचरण को जब कर्तव्य पथ पे ले जाएंगे, ओके, वो कैसे ले जाएंगे, उचित एवं अनुचित ज्ञान के माध्यम से ले जाएंगे। और उचित एवं अनुचित ज्ञान तो मैंने बता ही दिया आपको। अब वो क्यों ले जाएंगे ये बताओ, हम आचरण को क्यों ले जा रहे हैं? हम भाई आचरण को इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि आप जानते हो यही आचरण अगर हम लेके नहीं जाते हैं तो इससे हमारा व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे आचरण को ले जाना पड़ेगा। कहाँ ले जाना पड़ेगा? वो मुझे ले जाना पड़ेगा मतलब उचित ज्ञान की तरफ। मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा? उचित अनुचित ज्ञान के कैसे ले जाना है? उचित और अनुचित ज्ञान से तो ले जाना है, लेकिन लेके कहाँ जाना है? अब मुझे क्यों ले जाना है? ताकि व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित हो जाए। व्यक्तिगत हित हो और सार्वजनिक हित हो, ऐसा नहीं व्यक्तिगत ही हित हो, सार्वजनिक हित दोनों होने चाहिए। राइट है, राइट है। तो अब क्यों ले जाना है? तो ताकि व्यक्तिगत हित हो, सार्वजनिक हित हो, यही बात तो है। राइट, अब ले जाकर इसका क्या रिजल्ट आता है? इसका रिजल्ट ये आता है कि समाज डेवलप होगा, हम डेवलप होंगे, हमें सुख मिलेगा और व्यक्तियों को भी सुख मिलेगा, सामने वाला भी सुखी रहेगा, हम भी सुखी रहेंगे। ओके, इसलिए हमें आचरण को ले जाना पड़ता है। कहाँ पे? एक
इस मार्गदर्शन पे ले जाना पड़ता है, उस कर्तव्य पथ पे ले जाना पड़ता है, ताकि हमें व्यक्तिगत हित, सार्वजनिक हित दोनों मिल सकें। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको नीति समझ में आ गई होगी। नीति को अगर नॉर्मल तरीके से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, नीति एक प्रकार का मार्गदर्शन कराना होता है जो हर प्रत्येक व्यक्ति के उसके आचरण को उचित एवं उसके आचरण को एक कर्तव्य पथ पर ले जाने के लिए उचित एवं अनुचित ज्ञान के तरीके से हम ले जाते हैं, ताकि क्या हो सके, व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित दोनों की भलाई हो सके, दोनों का सामंजस्य स्थापित हो सके, दोनों के बीच सामंजस्य हो सके, दोनों के बीच समझने का प्रयास हो सके, दोनों के बीच एक निर्णायक व्यवहार हो सके। इसी के लिए हम क्या करते हैं, इस आचरण को हम कर्तव्य के पथ पर ले जाते हैं। ओके, तो ये हमको नीति है, राइट, नीति है, ये हमें सिखाती है। जबकि शास्त्र हमको, नीति शास्त्र क्या सिखा देता है कि हम जो आचरण किए हैं, जो कर्तव्य पथ पे लेके गए हैं, तो उसका प्रभाव कितना हमारे समाज पे गया है, कितना हमारे समाज के अंतर्गत ये देखने को मिला है, कितना समाज में बदलाव हुआ है। तो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला प्रत्येक प्राणी जो है वो अपने कर्तव्य के तरीके से, ऐच्छिक कर्मों के तरीके से जो भी व्यवहार अपनाता है, तो वो व्यवहार सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित दोनों के लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो वही क्या कहलाता है, हमारा नीति शास्त्र कहलाता है। यही आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, नीति शास्त्र क्या है। अब बात ये आती है कि नीति शास्त्र तो समझ में आ गया, राइट। अब इस नीति शास्त्र को निर्धारण कैसे कर सकते हैं, इसको निर्धारण करने के बहुत सारे कारण होंगे। तो नीति शास्त्र के निर्धारण करने के कारक कौन कौन से हैं, क्योंकि आप जानते हो नीति शास्त्र को निर्धारण कौन कौन से कारक करते हैं। तो एक चीज आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि अगर कोई चीज है, राइट, अगर कोई चीज है, ओके, कोई बेसिक हमारे माइंड में नॉलेज है, राइट, अब मान लो नीति शास्त्र की नॉलेज है, तो इसको निर्धारण करने के कुछ कारक होंगे। ऐसा है नहीं कि कोई चीज़ अपने आप में स्वतंत्र हो, भले ही वो स्वतंत्र दिखती है, लेकिन उसमें छिपा कुछ ना कुछ ऐसा मूलभूत गुण होता ही है जो उसको निर्धारण करता है, राइट। वो दिखता भले ही ना हो, ठीक है। अब जैसे कोई चीज़ पढ़ाई है, वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़े हैं तो वो क्यों पढ़े, उसके निर्धारण करने की, उसको निर्धारण करने के कारक होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो नीति शास्त्र होता है, तो नीति शास्त्र को निर्धारण करने के लिए भी कुछ कारक होंगे, राइट। तो नीति शास्त्र को निर्धारण करने के बहुत सारे कारक आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप जानते हो कि जब नीति शास्त्र जब निर्धारण किया जाता है, तो इसमें आप जानते हो कि सबसे पहले एक चीज ये समझो कि मनुष्य का सबसे पहले यहाँ पे आचरण देखा जाता है, राइट। अगर मनुष्य का आचरण अच्छा है तो वो नीति शास्त्र का निर्धारक माना जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आप जानते हो पहले पॉइंट तो यही आ जाता है कि उसका निर्धारक तो आचरण है। सबसे पहले तो मनुष्य का आचरण ही देखा जाएगा कि इंपॉर्टेंट उसका आचरण होना चाहिए। तो आचरण जब इंपॉर्टेंट है, आचरण उसका बढ़िया है, आचरण एक व्यवहार उसका अच्छा है, दूसरे के प्रति अच्छा है, तो वो बेसिकली उस नीति शास्त्र को निर्धारण कर रहा है, राइट। तो कह सकते हैं कि वो नीति शास्त्र का एक निर्धारण करने वाला है अगर व्यवहार आचरण उसका अच्छा है। दूसरी बात है कि उसका कर्तव्य परायणता, उसकी कर्तव्य परायणता कितनी अच्छी है। तो कर्तव्य परायणता आप देखोगे कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, राइट, तो उस कार्य के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं, कितने संलग्न रहते हैं, कितना उसके प्रति आपका आकर्षण रहता है, या आप ही के अनुपालन के तरीके से उसमें कार्य करते हैं, लगन से कार्य करते हैं, मेहनत से कार्य करते हैं। सपोज दैट आप एक चीज मुझे ये बताइए कि अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं, राइट, तो उस कर्म में आपका मेहनत कितनी है, ओके, और मेहनत कितनी है, तो वो मेहनत ये देख दी जाती है कि वो मेहनत आपकी स्वार्थ के लिए है या वो सार्वजनिक हित के लिए है, ओके। तो नीति शास्त्र में जो निर्धारक करने वाले कारक जो होते हैं, तो उसमें आप जानते हो एक कर्तव्य भी एक निर्धारण करने का कारक होता है, आचरण भी एक निर्धारण करने का कारक होता है। तो
तो आचरण तो आप जानते हो कि आचरण तो हमें सीखने को मिलता है, आचरण हमको समाज से सीखने को मिलता है, माता पिता से सीखने को मिलता है, शिक्षा से सीखने को मिलता है, हर तरीके से सीखने को मिलेगा। ओके, जबकि कर्तव्य जो होता है, अगर आचरण आपका मजबूत है, स्ट्रांग है, तो निश्चित तौर पर आप कर्तव्य को भी स्ट्रांग कर सकते हैं। ओके, तो कर्तव्य एक प्रकार से क्या है, तो कर्तव्य आप देखोगे, एक तो कर्तव्य होता है स्वार्थपन का। जैसे आप जानते हो कि आपको अगर अच्छे तरीके से पैसे मिल रहे हैं या सैलरी मिल रही है तो आप लगन से मेहनत करते हैं, अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आप लगन से मेहनत नहीं करते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे कर्तव्य में बहुत सारी ऐसी बाधाएं रहती हैं, लेकिन उस कर्तव्य में ये आपको देखना है कि आपका उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। राइट, आपको अगर 4 पैसे भी मिलते हैं, अगर कैश भी मिलते हैं, तो फिर भी आप मेहनत से, लगन से निरंतर मेहनत करते रहिए। राइट, कर्तव्य करते रहिए, दूसरे के प्रति हित हो सकता है, क्योंकि आपके कर्तव्य में दूसरे का हित छिपा होता है। राइट, तो बेसिकली इसमें यही चीजें हैं कि नीति शास्त्र को निर्धारण आप किन किन चीजों से कर सकते हैं, आचरण से कर सकते हैं, कर्तव्य से कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात है व्यवहार। राइट, व्यवहार आपका देखा जाए तो अगर सकारात्मक व्यवहार रहता है लोगों के प्रति, एक व्यवहार अगर सकारात्मक पॉइंट का, जैसे एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार कैसा है। राइट, वो व्यवहार देखा जाए तो स्वार्थपन का है, या वो व्यवहार अपने आंतरिक व्यवहार है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आचरणशीलता। राइट, उस टाइप का व्यवहार है। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। ओके, तो बेसिकली है क्या कि नीति शास्त्र के निर्धारण करने में बहुत चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला, निर्धारण करने में आपको क्या मिलेगा, जैसे आप जानते हो कि हमारी एक अंतरात्मा भी है। ठीक है, ये भी नीति शास्त्र को निर्धारण करती है। अंतरात्मा नीति शास्त्र को निर्धारण, यानी कि हम कह सकते हैं आंतरिक स्रोत भी होते हैं, कुछ बाहरी स्रोत भी होते हैं। जैसे आंतरिक स्रोत में, जैसे आंतरिक स्रोत की अगर हम बात करें तो आंतरिक स्रोत जो होते हैं, जैसे आंतरिक स्रोत में जो गांधी जी ने आंतरिक स्रोत में बहुत अच्छी बात की थी, गांधी जी की हम फिलॉसफी को पढ़ेंगे, लेकिन आप जानते हो आंतरिक स्रोत में जो आता है अंतरात्मा, तो अगर कोई भी निर्णय लेना चाहिए तो वो अंतर आत्मा से लेना चाहिए। गांधी जी भी इस फिलॉसफी पे उन्होंने बहुत सारी अपनी एक विचारधारा दी है। अंतरात्मा के आधार पे हमें आंतरिक स्रोत में कौन है, अंतरात्मा है। तो कोई भी डिसीजन हम लेते हैं तो ऐसा है नहीं कि प्रेशर से या किसी से लेना, मुझे अंतरात्मा से लेना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से लेना चाहिए, अंतरात्मा की ध्यान में रखना चाहिए। तो आप देखोगे कि अंतरात्मा जो होती है वो मेन चीज है। राइट, एक मिनट, समझ रहे हो कि अंतरात्मा जो है वो बेसिकली क्या है, एक नीति शास्त्र के निर्धारक का एक कारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि आप कोई भी कर्तव्य करते हो या कोई भी ऐच्छिक कर्म करते हो, तो उस कर्म करने में कहीं ना कहीं अंतरात्मा ही इंपॉर्टेंट होती है। अंतरात्मा ही उस चीज को निर्धारण करती है कि हम ऐच्छिक कर्म कर रहे हैं, या हम कैसा व्यवहार अपना रहे हैं, या हम लोगों के प्रति कैसा एक सकारात्मक रवैया अपना रहे हैं। तो ये हमारी अंतरात्मा पे निर्भर है ना। तो अंतरात्मा बेसिकली एक क्या है, एक आंतरिक स्रोत होता है। राइट, ये नीति निर्धारण करने का एक आंतरिक स्रोत माना जाता है अंतरात्मा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी हम कार्य करते हैं या हम धर्म का पालन करते हैं तो अंतरात्मा से, कोई भी कार्य करते हैं तो अंतरात्मा से, कोई भी हम निर्णय लेते हैं तो अंतरात्मा से। तो ये बेसिकली क्या है, एक अंतरात्मा पे ही तो डिपेंड है। समझ रहे हो, अंतरात्मा पे ही तो डिपेंड है। लेकिन आप जानते हो ये आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो अंतरात्मा जो है ना किसी को दिखती है ना कुछ है, लेकिन आप जानते हो कि अंतरात्मा जो होती है हमें सही डिसीजन देती है। ओके, वो एक नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग सही डिसीजन माना जाता है, ना किसी कानून के आधार पर। राइट, अंतरात्मा कोई भी निर्णय अगर दे रही है तो वो जरूरी नहीं है कि वो नीति शास्त्र की दृष्टि से तो सही हो सकता है। राइट, लेकिन जरूरी नहीं है कि कानून की दृष्टि से सही हो। अंतरात्मा जो भी निर्णय देती है वो नीति शास्त्र की दृष्टि से सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सही होता ही है। सही हो सकता है, लेकिन कानून के आधार पे जरूरी नहीं कि वो सही हो सकता है। सही है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपको दें कि मान लो सपोज दैट एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है। राइट, जा रहा है, समझ रहे हो, वो एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है। अगर
एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है तो एक व्यक्ति जैसे आ रहा है, राइट, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा है, एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, वो गिर पड़ा है, कोई व्यक्ति गिर पड़ा है, तो आप देखते हो कि जो व्यक्ति जा रहा है तो वो व्यक्ति जो है एक्चुअली में वो हेलमेट नहीं लगाए मोटरसाइकिल वाला, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस व्यक्ति को उठाता है और कहाँ ले जाता है, हॉस्पिटल में ले जाता है। तो उसकी अंतरात्मा नीति शास्त्र की दृष्टि से ठीक है, लेकिन कानून की दृष्टि से जरूरी नहीं वो सही हो, क्योंकि कानून हो सकता है ऐसा कोई कानून बना हो वो कहे कि बिना हेलमेट के आप कहीं नहीं जा सकते हो, राइट। तो बिना हेलमेट के आपको बाहर जाने का परमिशन नहीं है, फिर भी आप बिना हेलमेट के उस व्यक्ति को बैठा कर हॉस्पिटल तक ले गए, तो इससे क्या है, इससे टकराव होता है, ठीक है। तो नीति शास्त्र में अंतरात्मा और कानून का एक टकराव देखने को मिल जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दी जाएगी या मान्यता सबसे ज़्यादा दी जाएगी वो अंतरात्मा को, या उस व्यक्ति ने जो भी कर्म किया है वो सही किया है, राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। तो अंतरात्मा अगर आप देखेंगे ये बेसिकली क्या है, एक आंतरिक स्रोत है जो डिसीजन लेने में सही निर्णय एवं दिशा प्रदान करती है, ओके। दूसरा आता है बाहरी स्रोत होते हैं। तो बाहरी स्रोत में आप देखोगे कानून होता है, कानून है, धर्म है, राइट, कानून है, धर्म है, और भी है जैसे समाज है, ये हमको बाहरी स्रोत होते हैं क्या, नीति शास्त्र के निर्धारक में। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कानून की अगर हम बात कर लेते हैं तो कानून क्या है एक्चुअली में देखा जाए तो एक सिस्टमेटिक प्रणाली है या एक सिस्टम होता है। और वो सिस्टम कैसा है कि हम अगर कोई भी चीज़ अपने कंट्री को मैनेज करना है या कंट्री को हमें डेवलप करना है, राइट, तो उसके लिए हमें एक पूरी प्रणाली बनानी पड़ती है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है, राइट। तो उस सिस्टम के आधार पर ही हमें क्या करना होता है, चलना होता है, उस सिस्टम के आधार को हमें मानना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमें कानून का पालन करना पड़ जाता है, ओके, क्योंकि हम कानून का पालन अगर नहीं करते हैं तब भी हम अपना विकास नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो। तो कानून का पालन करना आवश्यक है, तो कानून इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये भी एक प्रकार का नीति शास्त्र का निर्धारण माना जाता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि कानून का अगर हम पालन नहीं करते हैं, राइट, कानून का पालन नहीं करते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे की व्यक्ति के प्रति गलत सोच सकता है, दूसरे के प्रति गलत रवैया बनाता है, या मारपीट करता है, या मार भी सकता है। तो ऐसे में हमें कानून को ध्यान में रखना होगा कि अगर ऐसा कानून है, कठोर कानून है, तो इम्पोर्टेंट है कि वो व्यक्ति जो है उस कानून से भयभीत रहेगा, उस कानून से डरेगा, इसलिए वो गलत फैसला नहीं ले सकता है, गलत निर्णय नहीं ले सकता है, गलत कदम नहीं उठा सकता है। तो इसलिए आप जानते हो वो नीति शास्त्र पे डब्बा नहीं पहुंचेगा उसका, ठीक है। तो इसलिए कानून भी एक नीति शास्त्र का निर्धारक माना जाता है, राइट। तो एक बाहरी स्रोत के आधार पे ये माना जाता है। दूसरी बात है जैसे धर्म की बात कर लो, तो धर्म भी एक नीति शास्त्र का निर्धारण माना जाता है, क्योंकि हर एक अपने अपने जो भी आप देखोगे हर जैसे बहुत सारे एक हमारे भारत की बात करें तो भारत में तो बहुलवाद धर्म बहुलवाद है। तो आप देखोगे तो बहुत सारे हमारे भारत में धर्म पाए जाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी की धर्म है, उनकी अपनी अपनी फिलॉसफी है, उनके बेसिस पे वो काम करते हैं, राइट। तो आप देखोगे कि वो धर्म जो है हमें क्या सिखाता है, वो हमें धर्म कोई भी धर्म हो, राइट, लेकिन वो लास्ट में हमको यही सिखाता है कि दूसरे के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरे के प्रति हमें कैसा रहना चाहिए, राइट, या हमें लोगों के साथ कैसे समानुभूति सहानुभूति अपनानी चाहिए। धर्म हमको ये सिखाता है। धर्म हमको क्या सिखाता है, धर्म हमको ये सिखाता है कि अगर हम समाज में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि अगर हम नैतिकता युक्त अगर हम कोई कर्तव्य करते जा रहे हैं, ठीक है, एक ऐच्छिक कर्मों के आधार पे हम कर्म करते जा रहे हैं, तो वही हमारा एक धर्म हो जाता है। धर्म कोई वो नहीं है कि धर्म अगर आप कहीं पूजा पाठ करो, आडंबरी करो, ये कोई धर्म की फिलॉसफी नहीं होती है। धर्म का मतलब ही ये होता है कि अगर आपने कोई भी धर्म पढ़ा है, कोई भी चाहे आपने ग्रंथ पढ़ा है, ठीक है, तो उस ग्रंथ के अंतर्गत हमको कहीं ना कहीं आपको यही देखने को मिलेगा कि हमें कैसे समाज में रहना है, कैसे समाज के साथ जीवन व्यतीत करना है, या हमें कैसे फिलॉसफी को अपनाते हुए, ठीक है, धर्म की फिलॉसफी को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। तो ये
सिखाता धर्म जरूर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप देखोगे नीति शास्त्र का एक निर्धारक माना जाता है। तो इसलिए धर्म भी एक बाहरी स्रोत माना जाता है ताकि वो नीति शास्त्र का एक निर्धारक करता है। ओके, समाज की बात कर लो। समाज में आप जानते हो कि एक आप समाज की बात करो तो समाज में आप देखते हो कि कुछ लोग अच्छे व्यवहार के भी रहते हैं, कुछ बुरे व्यवहार के भी रहते हैं, राइट। तो उसमें आप देखोगे अच्छे बुरे ये डिफाइन नीति शास्त्र नहीं करता है, जबकि समाज में नीति शास्त्र डिफाइन ये करता है कि अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो समाज का एक प्राणी माना जाता है, राइट। भारत जैसे देश की बात कर रहे हैं हम, अदर कंट्रियों की बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ समाज नहीं है तो वहाँ समाज की बात नहीं करेंगे। अब भारत में समाज है, समाज स्थापित है, समाज की बात है, सामाजिक व्यवहार होते हैं, समाज का अपना एक धर्म होता है, सामाजिक कानून होते हैं, ठीक है, एक स्थानीय कानून होते हैं। तो उनके आधार पर व्यक्तिगत निर्णय लिए जाते हैं, राइट। एक सामूहिक निर्णय भी लिए जाते हैं, तो उसमें समाज अपना डिसीजन लेता है, राइट। तो उस बेसिस पे अगर आप देखा जाए कि समाज जो होता है तो वो क्या करता है कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उस बच्चे को कैसे आगे बढ़ना है, राइट। तो उसमें सबसे पहले उसको बदलाव कौन करता है, उसके माता पिता करते हैं, राइट। माता पिता महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि माता पिता जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का जो पालन करना होता है, कैसे भी कोई चीज़ करना होता है तो वो माता पिता करते हैं, राइट। लेकिन आजकल तो कुछ अलग ही अपनाने लगे लोग, अलग अलग तरीके से मेड का यूज करते हैं, मेड को बुलाते हैं, उनसे अपना बच्चे का पालन कराते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे देखो मेड की बात अलग हो जाती है, माता पिता की बात अलग होती है। माता पिता हमेशा बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, ठीक है। मेड जरूरी नहीं कि शिक्षा दो, मेड का मतलब ये होता है कि वो रह करके कुछ भी काम कर सकती है, अपने बच्चे का देखभाल कर सकती है, केयर कर सकती है, ठीक है, इतना ही कर सकती है, ना कि उसे ज्ञान दे सकती है, ठीक है। वो ऐसा नहीं होते। जबकि माता पिता क्या होते हैं, माता पिता बच्चे को ज्ञान देते हैं, माता पिता बच्चे के अंदर संस्कार भरते हैं, माता पिता बच्चे के एक जो उसकी मनोवृत्ति होती है उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। तो बहुत चीज़ें माता पिता करते हैं। बचपन में उसे शिक्षा देना होता है, बचपन में कहानियाँ सुनाना होता है, बचपन में लल्ला लूरी करना होता है, बचपन में बहुत चीज़ें, उठना बैठना, कैसे चलना, कैसे क्या करना, ये सब सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जो माता पिता खुद ही एजुकेटेड नहीं है तो वो दूसरे को क्या सिखाएंगे। तो एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो समाज हमको क्या नहीं सिखाता, माता पिता हमें शिक्षा सिखाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें समाज से मिलना हो जाता है। समाज से मिलने का मतलब है जो दूसरे लोग होते हैं उनसे मिलना हो जाता है, बाहर के लोगों से मिलना होता है। तो उनसे जब वार्तालाप करेंगे, उनसे हम अपना किस प्रकार से बातचीत का अपना वार्तालाप करेंगे, तो ये सारा की सारा जो है बेसिकली एक समाज सिखाता है मुझे, ठीक है। माता पिता ही नहीं सिखाते हैं, समाज भी सिखाता है। अब देखो अब एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे महात्मा बुद्ध थे, तो महात्मा बुद्ध ने समाज को कभी देखा ही नहीं था, राइट। महात्मा बुद्ध अपने घर पे ही इतने पले बड़े हुए, सब कुछ हुए। जब वो जैसे बाहर देखा तो उन्होंने समाज का जीवन देखा, सामाजिक जीवन देखा, लोग कैसे सुख कैसे दुख से जी रहे हैं, कैसे उन लोग कष्ट से व्यतीत कर रहे हैं। तो उनका इतना इम्पैक्ट पड़ा, उस समाज का इतना इम्पैक्ट पड़ा उन पे कि उन्होंने अपना घर ही त्याग दिया और एक महान बुद्धिजीवी प्राणी बन गए, समझ रहे हो ना। तो समाज का प्रभाव कितना पड़ जाता है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई चीज है एकदम भी बदल सकते हैं, समझ रहे हो। तो समाज का प्रभाव हमेशा उचित ही पड़ता है। जैसे आप जानते हो अनुचित पड़ जाता है, अनुचित अगर अनुचित लोगों के साथ रहोगे तो अनुचित पड़ेगा, अगर उचित लोगों के साथ रहोगे तो उचित पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आपका व्यवहार से या आपका रहन सहन है वहाँ का किस टाइप से है, या माता पिता ने आपको बचपन में कैसी शिक्षा दी उस बेसिस पर है। क्योंकि माता पिता अगर जो शिक्षा देंगे वही शिक्षा आगे आपके समाज में काम आती है, समझ रहे हो। माता पिता जो शिक्षा देंगे उस शिक्षा के बेस पर ही आगे काम आती है, समाज उसी शिक्षा के बेस को मानता है, ठीक है। अगर आपने बच्चे को छोटे बचपन से ही उसे गलत चीज़ों में रखा है, बहुत ही उसे क्रूरता टाइप से रखा है, उसे मारपीट से तरीके से रखा है, या उस बच्चे को ज़्यादा
लाड़ प्यार से भी नहीं रखना चाहिए, ना ज़्यादा लाड़ प्यार से रखना चाहिए, ना मारपीट से रखना चाहिए। बस उसे एक प्रकार से अपना जो अपने माता पिता का धर्म है पालन करना बच्चे का, तो उस हिसाब से उसे ज्ञान देना चाहिए, उस हिसाब से पालन करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। तो समाज में ये चीज़ें देखने को तभी मिलेंगी जब आपका बच्चा उस चीज़ से निपुण हो, उस चीज़ से माता पिता से अच्छा आदर्श तरीके से आपने उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या दिए गए हों, मूल्य भरे हों या उसे शिक्षा दी हो, राइट। तो फिर बाद में वही समाज में दिखती है। तो समाज में जब वही बड़ा होता है तो समाज में तो जब वो आता है तो समाज में तो आप देखते हो कि कुछ लोग सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक भी होते हैं। तो सकारात्मक अगर आपने अच्छी शिक्षा दी होगी तो वो सकारात्मक लोगों के साथ अपना व्यवहार करेगा, अगर गलत शिक्षा दी होगी तो वो नकारात्मक लोगों के साथ व्यवहार करेगा, जो अनुचित काम कर रहे हो, गुंडई लफंगई इस टाइप से काम कर रहे हो, ओके, तो उनके साथ रहेगा। तो वो डिपेंड कौन करता ही कहाँ है, वो माता पिता भी करता है, क्योंकि बच्चा जन्मजात नहीं सीख के आता है, बच्चे को जन्मजात कोई पता ही नहीं होता है, राइट। वो सब व्यवहार सब वो बाहरी स्रोत से ही सीखता है, धर्म से सीखता है, समाज से सीखता है, राइट। तो पहले की जो शिक्षा होती थी, जीरो से ही क्या होता था, उनको धर्म की शिक्षा दी जाती थी। अब धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, बहुत कम लोगों में शिक्षा मिल जाती है, लेकिन अब धर्म की शिक्षा नहीं मिलती है, अब सीधा सीधा लोखड़ी की शिक्षा मिलने लगी है। तो इससे क्या है कि हमारे समाज पे दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए एथिक्स हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हमें पढ़ना चाहिए, ताकि ये हमें समाज को एक सही समाज में रहने की सही दिशा हमको प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, समाज क्या है, कैसे है, और ये एक प्रकार से क्या है, नीति शास्त्र का निर्धारक करने का एक माना जाता है समाज। कानून भी है, धर्म भी है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एक निर्धारण करने वाले कारक माने जाते हैं। चलो, दूसरी बात अगर आप देखोगे कि कर्म का परिणाम आप देखोगे कि अगर कर्म का परिणाम भी एक प्रकार से देखा जाए तो निर्धारण करने का माना जाता है, क्योंकि अगर आपने जो भी ऐच्छिक कर्म किए हैं, राइट, तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट तो जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपने अपने स्ट्रेटजी से, रणनीति से मेहनत की है, पढ़ाई में मेहनत की है, आपने कर्म किया है, ठीक है, कर्म कैसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप गलत मेहनत कर रहे हैं तो गलत कर्म है, अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा कर्म है, कर्म सो कर्म है, ओके, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उसका रिजल्ट पे, ठीक है। उसका रिजल्ट अगर सही आता है तो उस नीति शास्त्र का एक हिस्सा माना जाता है, अगर रिजल्ट गलत है तो वो भी एक नीति शास्त्र का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन वो अनुचित तरीके से माना जाएगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं माना जाएगा, अनुचित ढंग से वो माना जाता है, समझ रहे हो। तो पहली बात ये। दूसरी है कर्ता की भावना। कर्ता की भावना यानी कि जो कार्य कर रहा है, ठीक है, पहले उसकी भावना कैसी है। तो भावना तो मैंने आपको बता ही दी है कि भावना, इमोशन चीज़ें जो होती हैं या जो भी चीज़ें हैं वो तभी आपके अंदर दिखने को मिलेंगी जब आपने आचरण आपका स्ट्रांग हो या आपने अच्छी तरीके से शिक्षा ली हो, ठीक है। तो वो उसकी भावना है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे कि बहुत सारे आपस में जो भी देखा जाए तो विवाद होते हैं, ठीक है। विवाद, हम यहाँ उनकी विवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो विवाद की बात कर रहे हैं जो एक फिलोसफर लोग करते हैं, ठीक है। फिलोसफर लोग विवाद किस चीज़ पे करते हैं, क्योंकि वो एक एक पॉइंट को उठा लेकर के उस पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अंतिम रिजल्ट प्रदान करने की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक अंतिम रिजल्ट उनको नहीं मिल जाता ना, तब तक वो वाद विवाद करते ही रहेंगे, और अंतिम रिजल्ट मिलने के बाद भी फिर भी वाद विवाद रहता ही है। वाद विवाद कभी समाप्त नहीं होता है, हर चीज़ पे एक पर्पज छिपा होता है, हर चीज़ का एक निर्धारणकर्ता होता है, हर चीज़ का एक रिजल्ट होता है, तो इसलिए वाद विवाद तो बना ही रहता है। तो आप एक चीज़ यहाँ देखिएगा, जो साधन साध्य विवाद होता है तो उस पर आप देखोगे कि साधन और साध्य विवाद है। तो जैसे गांधी का और मार्क्स का रहा है साधन साध्य पे, तो साधन साध्य, ठीक, साधन क्या है, साध्य क्या है। तो गांधी की तो फिलॉसफी ये रही है कि साध्य को प्राप्त करने के लिए पहले आपका उचित साधन होना चाहिए, ठीक है। साध्य तभी प्राप्त कर सकते हो जब तक आपका उचित साधन नहीं है, और साधन एक प्रकार से क्या हो सकता है, साधन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार से आप देखोगे आपके एक कर्म टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि अगर हमने स्ट्रेटेजी से, अगर हमने अच्छे तरीके से मेहनत की है, अगर हमने
प्रतिदिन मेहनत की है, एक समय के मैनेज करते हुए हमने मेहनत की है, तो वो हमारा एक साधन है, वो हमारा साधन। और उस साधन में देखा जाए तो उस साधन को तभी मिल सकता है जब उसमें भी आप देखोगे साधन, ऐसा नहीं है कि साधन खुद ही बन जाता है, साधन को बनाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। साधन के लिए आजकल के समय में तो साधन पैसा बन गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक पैसा नहीं है तब तक कुछ भी काम ऐसे नहीं कर पाओगे। लेकिन काम करने के लिए भी हमें उस पैसे का एक प्रकार का एक साधन, क्या एक पैसा बन गया है, आजकल तो पैसा माना जाता है। तो उसे जब कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो साध तभी प्राप्त करोगे जब आपका साधन स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। तो साधन भी जरूरी रहता है साध को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें गांधी और मार्क्स के अपने अपने विचार रहे हैं, तो इसके आधार पर आप समझ सकते हो। तो नीति निर्धारक में ये चीजें समझ में आ गई। चलिए अब बात ये आती है कि चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, चलिए